हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। हैप्पी दिवाली। आज हम लोग दिवाली के दिन ये वीडियो शूट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। आज हम लोग के दिवाली के दिन वीडियो शूट करने का एकमात्र उद्देश्य है कि अगर हम लोग अभी तक सफल नहीं हुए हैं, यानी कि हमारी जॉब नहीं हुई है या आपकी जॉब नहीं हुई है, ठीक है, तो हमारे लिए कोई छठ और कोई दीपावली नहीं, हर साल हमारे लिए एक ही समान है। और जिस दिन हम लोग सफल हो जाएंगे उसके बाद आने वाला जो दीपावली होगा वो छठ होगा, वो हम लोग के लिए सबसे बेस्ट होगा। इसीलिए हम लोग आज दीपावली के दिन भी वीडियो शूट कर रहे हैं और आपके लिए आज हम लोग क्षेत्रमिति का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। क्षेत्रमिति एक ऐसा कंसेप्ट होता है कि हर एक स्टूडेंट को, यहां तक कि बहुत सारे टीचर को भी क्षेत्रमिति नहीं आता है। बाकी वो सब चीज पढ़ा लेते हैं, लेकिन क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है, ज्योमेट्री, इन सभी में उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इन सब का एक पार्ट मैं क्षेत्रमिति आज लेकर के आया हूं और क्षेत्रमिति का आज आपका सुपड़ा साफ कर दूंगा। अब देखिए, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए, आपके सामने मैं एक बुक लिया हूं, ठीक है, और ये बुक जो है क्लास 8 का है और क्लास 8 में एक चैप्टर है 13, जिसमें लिखा हुआ है अध्याय 13 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। यानी कि यह जो पूरा का पूरा चैप्टर है, यानी प्रश्नावली जो है वो क्षेत्रमिति पर आधारित है और इसका पूरा का पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट हासिल करेंगे और साथ ही साथ इसका क्वेश्चन का भी हम लोग आज एक ही वीडियो में पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्त, सबसे पहला नंबर है कि हम लोग क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। अगर हम इसके प्रश्नावली 13.1 को देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो कह रहा है कि बगल की आकृति में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान है, ठीक है, और इनके माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान है तो इसकी मैदान का क्षेत्रफल, किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले एक हम लोग वर्ग बनाएंगे। या देखिए ध्यान से कि यह 13.1 यानी कि एक्सरसाइज जो है, ठीक है, एक्सरसाइज जो है वो 13.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 करेंगे। कितना नंबर दोस्त? 1। क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ठीक है। अगर आप नहीं देख पा रहे होंगे तो आप क्या कर लेंगे, एक बुक ले लेंगे इस प्रकार का और फिर आप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक वर्ग है, ठीक है, जिसका नाम मैं देता हूं ए बी सी और डी, और इसके जो प्रत्येक भुजा हुआ है 80 सेंटीमीटर का है, मीटर का है, 80 मीटर का है टोटल है, जो प्रत्येक जो भुजा है वो 80 मीटर का है। फिर एक आयत है, ठीक है, और इसका जो लंबाई है वो 60 मीटर का है, लंबाई 100 मीटर का है और चौड़ाई 60 मीटर का है। चौड़ाई जो है वो 60 मीटर का है। इसका नाम मैं देता हूं पी, क्यू, आर और एस। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्त, कह रहा है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। परिमाप समान है, क्षेत्रफल किसका अधिक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर यानी कि 6400, 8 नहीं 64। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, एल गुणे बी, यानी कि 100 गुणा में 60, तो इसका हो जाएगा 6000। अब देखिए ये 6400 है और ये 6000 है, दोनों के बीच में 400 का डिफरेंस है और 400 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो अधिक है और आयत का क्षेत्रफल है जो कम है। कितना कम है? 400 मीटर स्क्वायर कम है, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर होगा, ये भी मीटर स्क्वायर होगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आप यहां पे पिक्चर देख पा रहे होंगे, कह रहा कि बिमला के पास एक आयताकार प्लॉट है, ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक आयताकार प्लॉट है, ठीक है, तो मैं एक आयताकार प्लॉट बनाने का प्रयास करता हूं, ठीक है।
इसकी लंबाई जो दी है, लंबाई जो है 80 मीटर है, यानी कि ये टोटल जो है 80 मीटर का है, और यहां से इसकी जो चौड़ाई है वो 40 मीटर की है। अब कह रहा है कि इसके अंदर से एक वर्गाकार, ठीक है, ये 60 मीटर है, और अंदर से 40 मीटर का एक वर्गाकार जो है वो क्षेत्र है। ठीक है, कैसा क्षेत्र है? वर्गाकार घर बनाना चाहती है, घर के चारों ओर फुलवारी बागवानी लगाना चाहती है, उस फुलवारी में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? अब याद रखेंगे आप कि 40 रुपया यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है वो 40 रुपया है। ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है वो 40 रुपया है, याद रखेंगे। अब क्या है कि इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 40 है, 40 है और 40 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 80 गुणे में 60, तो 8 छके 4800 मीटर स्क्वायर। और अंदर जो वर्गाकार क्षेत्र बन रहा है, इसका हम क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा दोस्त? 1600। अब उसको फुलवारी लगाना है, फुलवारी इसमें लगाना है, घर में थोड़े लगाइए, तो इस क्षेत्र में लगेगा। तो ये 4800 में से जब 1600 घटाएंगे तब 3200 मीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि 3200 मीटर स्क्वायर पर उसको क्या करना है? फुलवारी लगाना है। अब 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो 40 रुपया है, तो 3200 का कितना होगा? तो 3200 गुणे 40, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 1,28,000 इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा, वो भी रुपया में। तो देख लीजिए दोस्त एक बार, फिर हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा, आइए दोस्त, अब हम लोग थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तथा एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हो, तो आंगन में कितने ईंट लगेंगे? सबसे पहला बात है दोस्त कि एक आंगन है जो आयत के आकार का है। ठीक है, किसके आकार का है? आयत के आकार का। और इसकी लंबाई जो है वो 25 मीटर दी हुई है, सॉरी 20 मीटर, 20 मीटर। इसका नाम मैं ABCD दे रहा हूं। लंबाई 20 मीटर का है और इसकी चौड़ाई जो है वो 15 मीटर का है। ठीक है, एक ईंट है। ऐसे तो ईंट एक घनाभ के आकार का होता है, लेकिन यहां मान करके चलना है कि आयत के आकार का ही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ईंट जो है घनाभ के आकार का होता है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। अब एक जो ईंट है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो है, ठीक है, उसका जो माप है वो 80 मीटर, 80 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो है ईंट जो है वो PQRS मान ले रहे हैं, और इसकी लंबाई 80 और चौड़ाई 25 है, और ये मीटर में है। तो सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे कि 20 गुणा 100 और 15 गुणा 100। क्यों 100 किए? क्योंकि मीटर को अब हम लोगों ने क्या कर दिया? सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अब इस मीटर का काम हम समाप्त कर देंगे और सेंटीमीटर अब लिख देंगे। ठीक है, अब ईंट की संख्या हमें बतानी है। ईंट की संख्या, ईंट की संख्या, तो ईंट की संख्या बराबर क्या होगा? पहले आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल और बटा में एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल। मेरे दोस्त, आंगन का क्षेत्रफल आयताकार है तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी 20 गुने 100 गुने 15 गुने 100। ठीक है, यानी कि लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, सेंटीमीटर में बदल करके, और इसकी लंबाई जो है 80 है और चौड़ाई जो है 25 है। ठीक है, मैं अभी बताया आपको कि एक ईंट जो होता है घनाभ के आकार का होता है, लेकिन यहां मान करके चलना है आयत का। ठीक है, अब देखिए 25 चौके 100 और 20 चौके 80, यहां पे 20 और ये 20 से 20 कट गया, यानी कि इसमें इस आंगन में जो है 1500 ईंट का खर्च है। यानी कितने ईंट लगेंगे? 1500। आप समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न,
अब देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तथा ऊंचाई 60 मीटर है, तो उस खेत का आधार क्या होगा। सबसे पहला बात है कि एक त्रिभुज हम बना लेंगे, ठीक है, और इसका नाम हम देंगे ABC, ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है एरिया, ठीक है, एरिया जो है वो त्रिभुज का जो एरिया है वो क्या है, एरिया त्रिभुज ABC इज इक्वल टू 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट। अब इसका क्षेत्रफल जो दे दिया हुआ है वो 600 वर्ग मीटर यानी 600 मीटर स्क्वायर दे दिया हुआ है। 1/2 आधार ज्ञात करनी है और ऊंचाई जो है हमारा h जो है वो 60 मीटर का है, यानी यहां से यहां तक 60 मीटर का है, यहां भी हम लिख लेंगे 60। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और यहां से काटेंगे तो ये 3 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तब 20, यानी कि जो ऊंचाई है वो 20 मीटर की है। ऊंचाई कितनी है, सॉरी आधार, खेत का जो सॉरी त्रिभुजाकार जो ये भाग है इसका जो आधार है वो 20 मीटर है, ठीक है, और ये खेत है और खेत का जो आधार है वो 20 मीटर का है। तो इस तरह से आज हम ये क्षेत्रमिति का आज सुपड़ा साफ कर देंगे वर्ग 8 क्लास में। आपको 8 क्लास में कोई भी स्टूडेंट हो या आप रेलवे एनटीपीसी एएलपी टीचर वाला टीआरई 4 का देने वाले हैं, टीआरई 3 तो खत्म हो गया है, तब भी आपके लिए ये वीडियो रामबाण होने वाला है, क्योंकि क्षेत्रमिति का ये आज फुल टू फुल मैराथन वीडियो है, देख लीजिएगा। आइए दोस्त, प्रश्न कह रहा है कि एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। यानी कि यहां पे 1 2 3 आकृति दिया हुआ है, कौन ऐसी आकृति है जिसको वो जल्दी से पार कर सकता है, माने जल्दी से उसका चक्कर लगा सकता है। तो संपूर्ण वृत्त की क्षेत्र परिधि जो होती है वो 2πr दे दिया हुआ है और त्रिज्या निम्नलिखित का दे दिया हुआ है। अब दोस्त इस बुक को हम रख दे रहे हैं, बस इसकी परिधि निकाल करके हम लोग चेक करेंगे किससे कम आ रहा है, ठीक है। अब यहां से यहां तक जो है इसका जो व्यास है यानी कि जो d है वो 42 है, तो अगर हम r निकालने का प्रयास करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा 21, और अर्धवृत्त की परिधि जो होती है वो होती है πr + 2r। याद रखें जब व्यास दिख रहा है तब, ठीक है, इसमें भी वृत्त है लेकिन अर्धवृत्त है लेकिन इसमें व्यास नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे केवल πr, याद रखेंगे आप, ठीक है। अभी यहां पे सुनिए, पाई मतलब होता है 22/7, आर के जगह पर हम लोग को रखना है 21 और 2r का मतलब हो गया 42। 7 तिरका 21 यानी 22 तिया 66 प्लस 42, 6 2 8 4 6 4 10, 108 मीटर, यानी कि इस पर चक्कर लगाएंगे तो एक चक्कर में 108 मीटर की दूरी तय करेंगे। अब याद रखिए इसमें देखिए यहां से यहां तक के लिए हमने यूज किया क्या, पाई और आर, यहां से यहां तक 14 है और यहां से यहां तक 14 है, तो यानी कि 28 लिख लेंगे। पाई मतलब होता है 22/7, ठीक है, यहां से यहां तक पूरा 14 है तो आधा करेंगे तो 7 होगा और 28, ये 7 से 7 कट जाएगा, तो 8 और 2 10 और 2 2 4 1 5 यानी 50 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है तो मीटर। इसका क्या होगा, पूरा वृत्त है तो इसका होता है 2πr, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, 2 22/7 और 14। अब देखिए 7 दूनी 14, 22 चौके 88, इसका हुआ 88। अब आप देख पा रहे होंगे कि कौन ऐसा पिक्चर है जिसकी परिधि जो है वो कम आई है, तो ये बी नंबर में है, यानी कि दूसरे नंबर पर जो है उसकी परिधि जो है सबसे कम आई है, और इसलिए इस प्रश्न का आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगर पूछता कि किस पर सबसे अधिक वो चक्कर लगाएगी, ठीक है, तो याद रखते हम इसका आंसर देते, ठीक है, लेकिन सबसे कम का पूछा गया है तो हमारा आज आंसर ये होने वाला है। अब हम लोग देखें 5 क्वेश्चन 13.1 में, अब हम लोग चलेंगे 13.2 में, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको देखें। आइए दोस्त, अब जब हम प्रश्नावली 13.2 की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उदाहरण मिल गए, तो सोचे कि उसे भी कर लेते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सर उदाहरण कराते नहीं है, उदाहरण मेरा छूट जाता है, तो उसे भी करने का हम प्रयास करेंगे। करें कि एक समलंब चतुर्भुज की
समांतर भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 8 मीटर है तथा उनके बीच की दूरी 3 मीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले दोस्त याद रखेंगे कि एक हमें समलंब चतुर्भुज बनाना है। कैसा चतुर्भुज बनाना है? समलंब। और ये जो है ये समांतर भुजाएं हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये टू, ये समांतर भुजाएं हैं। और ये जो हम लिखे हैं वो इसकी बीच की डिस्टेंस है, दूरी है, जिसको हम एच से डिनोट करेंगे। इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे, याद रहे। ठीक है। अब समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, कौन सा चतुर्भुज? ए बी सी डी बराबर 1/2 गुणे एच गुणे ए प्लस बी। ए मतलब ए प्लस बी का मतलब हुआ समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। और यह किस चतुर्भुज का? तो समलंब चतुर्भुज का। समलंब कौन सा चतुर्भुज दोस्त? समलंब चतुर्भुज। अगर कोई आपसे पूछता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए इसको याद कर लीजिए। क्या होता है? 1/2 गुणे दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुणे समांतर भुजाओं का योग। इसको सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें कह रहा था कि जो बड़ी वाली समांतर भुजा है वो है 12, यानी बी का वैल्यू दे दिया है 12। छोटी वाली जो भुजा है उसका वैल्यू दे दिया हुआ है 8, और उसके बाद जो इनके बीच की दूरी दे दिया हुआ है वो 3 मीटर है, और सबके सब मीटर में है। तो अब हम लोग को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/2 हो गया, H 3 हो गया, और A 8 हो गया, और B 12 हो गया। ठीक है दोस्त। तो 1/2 गुणे 3 गुणे में 20, इसको काटेंगे तो 10, 10 यानी 30 मीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। अब दोस्त आगे चलते हैं। आगे उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है तथा समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 12 मीटर है और ऊंचाई जो है वो 5 मीटर है, तो दूसरी की लंबाई क्या होगी? अब ये आप देख लीजिए, इसको वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे इसी फिगर पर मैं दूसरा क्वेश्चन बनाने का आपको प्रयास करूंगा। अब देखिए ध्यान से। अभी आपने देखा मेरे दोस्त कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यह होता है। ठीक है। यहां पे अब डाटा चेंज हो रहा है, और उसमें से देखिए एक भुजा जो है, एक छोटी वाली जो भुजा है उसका 12 दे दिया है, बड़ी वाली भुजा के बारे में पता नहीं है, लेकिन ऊंचाई दे दिया हुआ है 5 मीटर। यहां पे आप लोग देख रहे हैं ऊंचाई 5 मीटर, और एक भुजा की लंबाई जो है 12 मीटर, और इसका जो क्षेत्रफल जो दे दिया हुआ है, एरिया जो दे दिया हुआ है वो 105 मीटर स्क्वायर दे दिया हुआ है। ठीक है दोस्त। अब हो गया, बन गया 1/2 हो गया, H माने 5 हो गया, और A का मतलब हो गया 12, और B का पता नहीं। ठीक है। 5 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो 21 मर्त में कट जाएगा, और ये 1/2 और ये 12 प्लस B, ये 2 आकर के इधर गुणा करेगा तब 42 होगा। 42 में से 12 जाएगा तो 30 हो जाएगा। यानी कि जो दूसरी वाली समांतर भुजा है, यानी कि यहां पे जो है ये 30 मीटर हमारा आंसर आएगा। ये उदाहरण नंबर 2 था, ये 2 नंबर उदाहरण था। अब देखिए, अब है एक सम चतुर्भुज। ठीक है। तो सम चतुर्भुज के लिए हमें अलग से पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए तीसरा नंबर, ये दूसरा उदाहरण था दोस्त, दूसरा था। इसके बाद हम लोग तीसरा उदाहरण करेंगे। तो चलिए उदाहरण नंबर 3 देखते हैं दोस्त। कह रहा है कि किसी सम चतुर्भुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 6 सेंटीमीटर हो तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? याद करिए दोस्त, सम चतुर्भुज जो एक होता है ना, एक सम चतुर्भुज जो होता है एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। और सम चतुर्भुज की जो प्रत्येक भुजा है वो 8 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है पहले से ही। कह रहा है कि हम प्रत्येक भुजा को दे रहे हैं 8 सेंटीमीटर, और इसका जो शीर्ष लंब दे रहा है, यानी कि जो इसकी ऊंचाई दे रही है, H जो दे रही है वो कितना? वो दे रहा है 6 सेंटीमीटर। मैं कहूं ये A है, B है, C है, D है, तो ये E हो सकता है। अब देखिए, एक सम चतुर्भुज जो होता है, एक सम चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज।
ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट, चाहे हाइट इंटू बेस। अब हाइट जो है हमारा कितना दे दिया हुआ है 6, और बेस हमारा कितना दे दिया हुआ है 8, 8 छके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज आपको और सीखनी चाहिए कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सम चतुर्भुज की एक भुजा बराबर क्या होगी, एक भुजा बराबर, ठीक है, मतलब दूसरी भुजा बराबर, तो एगो दे देगा आपको भुजा, ठीक है। अब जैसे ही आपको एगो भुजा निकल जाएगा तो सब भुजा पता लग जाएंगी, ठीक है। अगर आपको एक भुजा निकालना हो, हमको एक भुजा, तो क्या लिखेंगे, विकर्ण बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस विकर्ण बटा 2 का होल स्क्वायर, यानी कि एगो पहला विकर्ण और एगो दूसरा विकर्ण, और इसमें याद रखेंगे रूट अंडर। क्या याद रखेंगे, रूट अंडर। अगर आपसे बोले कि मैं एक भुजा दे रहा हूं और एक विकर्ण दे रहा हूं, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, सेकंड विकर्ण। तो सेकंड विकर्ण निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा स्क्वायर माइनस विकर्ण बटा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे रूट चढ़ा करके आगे 2 से मल्टीपल करना है, तो ये दूसरा विकर्ण निकल जाएगा, ठीक है। ये कौन सा विकर्ण निकल जाएगा, दूसरा। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपने देखा, एक भुजा निकालने का फॉर्मूला देखा, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि कैसे दूसरा विकर्ण निकालेंगे, आपने देखा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट। तो अब हम लोग चलेंगे अगले उदाहरण, उदाहरण नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। और ये 4 कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी आपने देखा कि सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हमारा बन रहा है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो 1/2 गुने d1 इंटू d2, d1 यानी डायगोनल 1 और डायगोनल 2, यानी विकर्ण 1 और विकर्ण 2 का गुणनफल, ठीक है, 1/2। अब कह रहा है कि जो इसका विकर्ण जो है एगो 20 सेंटीमीटर का है और एक जो है वो 24 सेंटीमीटर का है। जैसे ही हम इसको काटेंगे तब 12 मर्त में कटेगा, तब 12 दूनी 24 यानी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समचतुर्भुज तो आप देख रहे हैं यहीं पे है, ठीक है ना, और इसका केवल विकर्ण दिया हुआ है, ऐसे वाला और ऐसे वाला, ठीक है। यहां पे अगर दिख रहा होगा तो पिक्चर बना दूंगा, नहीं दिख रहा है, इधर यहां पे दिख रहा है। देखिए ये समचतुर्भुज मैं बना देता हूं एक। अब इसके विकर्ण जो दे दिए हुए हैं वो क्या दे दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। एक दे दिया हुआ है 20 और एक दे दिया हुआ है 24। तो इसका जो एरिया निकालना होगा हमको, तो क्या लिखेंगे, 1/2 गुणे d1 इंटू d2 और 1/2 गुणे 20 गुणे में 24, इसको काट देंगे 10 तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां भी बता दिए, यहां भी बता दिए, कोई दिक्कत है नहीं है। अब हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर 5 की तरफ। और उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्त, उदाहरण 5 नहीं है, अब प्रश्नावली में चलेंगे। प्रश्नावली 13.2, तो थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो देर मत कीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। हाँ चलिए दोस्त, अब प्रश्नावली 13.2 में चलते हैं। आपको ये पिक्चर दिख रहे होंगे, दिख रहे होंगे, देखिए ध्यान से, हाँ दिख रहे होंगे। अब आप पढ़िए, एक समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस के कोण पी और कोण एस समकोण है। अब हमको क्या करना है, एक समलंब चतुर्भुज बनाना है, ठीक है। आप यहां देख पा रहे होंगे कि मैंने एक समलंब चतुर्भुज बनाया। अब कहोगे सर पीछे वाले क्वेश्चन में तो समलंब चतुर्भुज का पिक्चर आपने दूसरा बनाया था, सही बोले, उसमें ये दिया हुआ था और ये समकोण वाली बात नहीं थी, ये हमने समकोण दे दिया है, इसलिए ऐसे बनाए। फिर कह रहा है कि इसकी भुजाओं की माप चित्र में दिया गया है, तो ये जो है ये 12 सेंटीमीटर का दे दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये जो है ऊपर वाला 20 सेंटीमीटर का दे दिया हुआ है, और फिर यहां पे 25 सेंटीमीटर का दे दिया हुआ है। तो अब देखिए ध्यान से, आपको एक चीज समझ में आएगा
कि ये जो समलंब चतुर्भुज है इसमें ये समांतर भुजाएं हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे ऊंचाई दे दिया हुआ है, क्या दे दिया हुआ है, ऊंचाई, और फिर क्या दे दिया हुआ है, आधार। अगर मैं चाहूं यहां से इसको काट लूं, क्या कर लूं, काट लूं, ठीक है, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यह 12 है तो ये सामने वाला भी 12 होगा, और यहां से यहां तक टोटल 25 है तो ये 20 होगा, तो ये 5 होगा, होगा, हाँ होगा। दो तरीका से, कई तरीका से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन पहला ये सीख लो। अब ये एक मेरा आयत बन रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुणे बी, यानी कि 20 गुणे 12, ठीक है। और एक जो है वो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट। अब 1/2 हो गया, बेस हमारा 5 हो गया, हाइट हमारा 12 हो गया, तो जब हम इसको काटेंगे तो 6 होगा, 6×5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना का क्षेत्रफल निकल गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका निकल गया 12 दूनी 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो टोटल हमारा बन जाएगा 270 cm स्क्वायर, और इस प्रश्न का हमारा आंसर फटाक से आ गया 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी। अब ये एक तरीका से आपने सीख लिया, अब दूसरा तरीका सीखो, सेकेंड मेथड। अब क्या होता है ना कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा h गुणा a प्लस b। यह समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसका है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए 1/2, h जो है वो 12 है, और a का मतलब है 20 प्लस b का मतलब है टोटल 25, यानी समांतर भुजाओं के योग। इसको जब हम काटेंगे तो 6 आएगा, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो 45 आएगा, और 45 में 6 से गुणा करेंगे तो 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों तरीका आपके लिए सही है, जो परीक्षा में याद आ जाएगा उसे ठोक डालिएगा। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज आपको पूरा का पूरा क्षेत्रमिति जो है दिमाग में सेट कर देंगे। चलिए देखिए दोस्त, एक समलंब चतुर्भुज ABCD में ABCD का समांतर है, AB जो है वो CD के क्या है, समांतर है। फिर कह रहा है कि AB 30 सेंटीमीटर है, BC 15 सेंटीमीटर है, DC 44 सेंटीमीटर है, और AD 13 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहला बात है कि दोस्त मैं एक समलंब चतुर्भुज बनाता हूं, आपके भी मन में ख्याल आएगा कि समलंब है तो समलंब तो बनबे करेगा। मैंने कहा जी सर बनेगा समलंब चतुर्भुज। अगर मैं इसे A दूं, B दूं, और ये C और ये D दूं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुटिंग करनी है, तो A और B का वैल्यू दे दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, जब आपके पास बुक होगा तो आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद B और C दे दिया हुआ है 15, यहां से यहां तक दे दिया हुआ है 15। उसके बाद A और D दे दिया हुआ है 13, और DC दे दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो अब पिक्चर हमें मिल गया है, तो बस समलंब चतुर्भुज से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब देखिए कुछ नहीं दोस्त, मैंने क्या किया, एक यहां से लंब डाला, मतलब ई जैसे गया था वैसे ही एक और क्या कर लिया, मैंने लाइन खींच लिया, लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये A है, B है, C है, D है, तो यहां पे E नाम दे दूंगा। अब जैसे ही यहां पे आपको 13 दिखाई दे रहा है, तो इसके सामने वाला भी 13 होगा। यहां से यहां तक 30 दिखाई रहा है, तो यहां से यहां तक 30 होगा, तो ये हमारे ख्याल से 14 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब सबसे पहले हम लोग इस विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसमें हम लोग हीरोन सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र, हीरोन सूत्र। अब हीरोन सूत्र जब लगाएंगे तो उससे पहले हमें S की आवश्यकता पड़ेगी। S का अर्थ होता है अर्ध परिमाप। आप मेरे साथ में फॉर्मूला भी लिखते जाएंगे, फॉर्मूला का नोट्स बनाते जाएंगे ताकि आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो।
एस यानी कि अर्ध परिमाप, और a प्लस बी प्लस सी अब बटा में 2 होता है, यानी कि परिमाप बटा 2, यानी कि सभी भुजाओं का योग बटा में 2। तो एक है 13, एक है 15, एक है 14। तो जब इन सबको जोड़ेंगे 13, 15 और 14, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकलेगा 42। कितना निकलेगा दोस्त? 42। और 42 में 2 से जब भाग करेंगे तो 21 आएगा। तो एस जो है हीरोन सूत्र से क्या सूत्र होता है? एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहां जो है एस का जो वैल्यू है वो 21 निकल गया। क्या निकल गया दोस्त? 21। अब 21 माइनस ए के जगह पर हम 13, फिर 21 माइनस 15 और 21 माइनस 14। अब जैसे ही आपने यहां पे ये लिखा तो यहां पे 21 मिला, ठीक है, और 21 के बाद हमको कितना मिला? 13 8 21 और 15 6 21 और 14 7 21। जब इस 21 को तोड़ेंगे तो 7 गुने 3 तोड़ेंगे, ठीक है, फिर 8 को तोड़ेंगे तो 4 गुने 2 तोड़ेंगे, और 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 चाहे 3 गुने 2। अब बचा एक 7। अब दो दो का पेयर बनाओ, 2 है तो एगो बाहर आएगा, फिर एगो, ये 2 है तो एगो बाहर आएगा, इसके लिए एगो बाहर आएगा, और ये 4 है तो 4 के लिए 2 आएगा बाहर, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो ये त्रिभुजाकार भाग था इसका क्षेत्रफल जो है वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुणे ऊंचाई, यानी बेस गुणे हाइट, और उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमारा निकल गया है वो 84 निकल गया है, ठीक है। और जो इसकी आधार है, आधार वो 14 है, तो 1/2 गुने 14 और ऊंचाई हमको निकालना है। तो 14 को जब हम काटेंगे तो 7 से कट जाएगा, और 7 से जब इसको काटेंगे तो 12 सते 84, यानी कि जो ऊंचाई हमारा निकल जा रहा है वो 12 सेंटीमीटर निकल गया। अब मैं आपसे बोलूं दोस्त कि यह जो ऊंचाई है, यह जो ऊंचाई है यह हमारा निकल गया 12, ठीक है। अब जैसे ही यह हमारा 12 निकल गया, यानी कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकल गई, और समांतर भुजा का माप पता है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? तो देखिए, एरिया चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर 1/2 गुने एच गुणे ए प्लस बी। दिखाई दे रहा है यहां तक? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। 1/2 है, एच के जगह पर हम लोग 12 रखेंगे, ठीक है, और इन दोनों को 44 को और 30 को जोड़ेंगे तो ये 74 बन जाएगा। इसको जब 6 से काटेंगे तो 6 चौका 24 और 6 सते 42 और 1 43, यानी कि इसका जो हमारा 42 और 2 44, 444 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस प्रश्न का हमारा क्षेत्रफल निकल गया। तो देख लीजिए दोस्त, कितना मजेदार सवाल था, इसमें कितने फॉर्मूले यूज हुए हैं। यह एक फॉर्मूला है, इसे नोट कर लीजिएगा। यह एक हीरोन सूत्र है, इसे नोट कर लीजिएगा। यह समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, इसे नोट कर लीजिएगा। और यह किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी कि समकोण त्रिभुज हो चाहे कोई भी त्रिभुज हो, जिसमें आधार और ऊंचाई पता हो तो ये हम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आइए दोस्त, अगला प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 52 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है। सबसे पहला बात है कि एक समलंब चतुर्भुज है और इसकी जो समांतर भुजाएं हैं ये और ये, एगो 27 है और दूसरा जो है 52 है। अगर मैं इसको ए दूं, बी दूं और सी दूं और इसको डी दूं, ठीक है, तो ऐसे हमारा एक पिक्चर बन रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, तथा अन्य 2 भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। एक मैं 25 दे देता हूं और एक मैं 30 दे देता हूं। तो कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया, सेम टू सेम उसी प्रकार का यह प्रश्न है, इसको करते हैं। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके समांतर, यानी कि ये जो गया है इसके समांतर और इसके बराबर में ही एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर ये सी और डी हो गया है तो हम यहां ई लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, मैं यहां पे मार्कर चेंज कर रहा हूं, कलर चेंज कर रहा हूं, ठीक है।
कलर ब्लू वाला दीजिए, वहां पे है, वहां पे। हेलो हेलो, वहां पे। ठीक है, आइए दोस्त, मार्कर थोड़ा चेंज करने में थोड़ा सा थी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो लाइक कीजिए, लाइक कीजिए ना अभी, तब इस क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अभी मैंने बताया कि यहां से यहां तक ये 27 है, तो ये 27 होगा। और जब यहां से यहां तक ये 27 ले लिया, ये टोटल 52 है, तो 25 होगा। हाँ होगा। अब अभी मैंने बताया आपको कि हम लोगों को क्या करना है, एक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हीरोन का सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, हीरोन सूत्र प्रयोग करने के लिए हमें S की जरूरत है। तो S बराबर क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी बटा में 2। S बराबर होता है S यानी कि अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है दोस्त। अब A का मतलब है 25, 25 और 30, 25, 25 और 30 बटा में 2, 50 और 30, 80, 80 बटा 2, और इसको जब हम काटेंगे तो 40, यानी कि जो S है वो हमारा निकल गया 40। अब जैसे ही S निकल गया, अब हम हीरोन का सूत्र प्रयोग करके, यानी हीरोन सूत्र प्रयोग करके, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग करके रूट अंडर क्या लिखेंगे, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, S माइनस C। अब आप देख पा रहे होंगे S के जगह पर हमारा 40 है, फिर 40 में से 15 जाएगा, सॉरी 25 जाएगा तो 15, फिर 15 और फिर क्या आ जाएगा 10। अब यहां पे 40 को क्या लिख देंगे हम लोग, 4 गुणे 10। ठीक है, 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5। इस 15 को भी लिखेंगे 3 गुणे 5, और ये 10 जैसे है 10 रहेंगे। अब देखिए, ये 4 के लिए हम लोग 2 निकालेंगे, 2 डबल 10 है तो इसके लिए एक 10 निकाल लेंगे। यहां पे 3 है और यहां पे 3 है तो इसके लिए एक 3 निकाल लेंगे। यहां पे 5 है और यहां पे 5 है तो इसके लिए एक 5 निकाल लेंगे। दिख रहा है यहां पे, ये दिख रहा है ना ये। अब देखिए, 3 दूनी 6, 25, 30, 30 नहीं आएगा 300, यानी कि ये जो छोटे वाला ये त्रिभुज जो हम लोग ड्रॉ किए हैं, इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना निकल गया, 300। अब आप कहिएगा सर आपने ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था भाई, तो 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट बराबर में कितना, 300। अब यहां से यहां तक 25 है, यानी आधार 25 है, तो हमको ऊंचाई इससे निकालना है, तो ऊंचाई तो हमसे निकल ही जाएगा। क्या निकल जाएगा, देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 यानी 12, और 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 24, यानी कि H इसका हमारा कितना निकल गया, 24। अब 24 जो है ऊंचाई हो गया, और ये समांतर भुजाएं के बीच की, मतलब ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 24 निकल गया, और ये दोनों का योग निकल गया। तो एरिया चतुर्भुज ABCD, ठीक है, बराबर 1/2 गुणे H गुणे A प्लस B। मतलब है कि A का अर्थ हुआ क्या, समांतर भुजाओं में से एक नंबर भुजा, और पहले ये ऊंचाई जो है 24 निकाले उसको लिख लीजिए, और फिर A प्लस B यानी 27 प्लस में 52 लिख लीजिए। इसको जब हम काटेंगे तो ये 12 मर्त में कट जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, अब 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 12 9 108, हाथ में लग गया 10, 12 7 84 और 10 94, यानी 948 cm स्क्वायर इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मजेदार सवाल करा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब काहे नहीं कीजिएगा, करिए ना जल्दी से। उसके बाद देखिए, अभी तो हम लोगों ने ये क्षेत्रमिति का मैराथन चालू किया है, इसके बाद त्रिकोणमिति का मैराथन लाएंगे, उसके बाद ज्योमेट्री का, सबका मैराथन करा करके आपको सिखा देंगे। अगला प्रश्न दोस्त, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 8 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है तो समांतर भुजाओं की लंबाई क्या होगी। सबसे पहला बात है दोस्त कि एक समलंब चतुर्भुज है, आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यस नहीं होगा। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। कह रहा है कि एक भुजा X है और एक जो है इससे 6 अधिक है, ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है जिसे हम लोग AE मान रहे हैं, इसका जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर का है।
ठीक है, कितने मीटर का है? 8 मीटर। अब जो है समलंब चतुर्भुज जो है, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो पहले से ही दे दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर। दोस्त बन गया, कैसे बन गया? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे एच और प्लस में ए प्लस बी और बराबर में बी 200। 1/2 एच तो हमें 8 मिल ही गया है, एगो एक्स हो रहा है और एक्स प्लस 6 हो रहा है, बराबर में 200। अब इसको जैसे हम काटेंगे तो 4 कटेगा और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस में 6 हो जाएगा। जब 4 से हम लोग 200 को काटेंगे तो 50 निकल जाएगा। यहां पे आएगा 2x और 50 माइनस में 6, तो 2x बराबर हो जाएगा 44, तो x बराबर निकल जाएगा 22। एक भुजा हमारा ये निकल गया 22, तो दूसरी भुजा कितनी निकल जाएगी? 28। तो पूछा क्या है मेरे दोस्त? तो कह रहा है कि भुजाओं की लंबाई बताइए, तो मैंने भुजा की लंबाई बता दी, एक हो गया 22 और दूसरा हो गया 28। बोलिए मजेदार है ना? मजेदार प्रश्न है ना? तो आज दीपावली धमाका है ये आपके लिए, ये दीपावली धमाका है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे लोगों में शेयर करिए, और ताकि हमसे आप जुड़ सके। आइए फ्रेंड्स, 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा या आपने बुक जो रखा होगा उसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना? तो कह रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तथा दोनों भुजाओं की बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल, इसे तो आप आंख बंद करके बना लेंगे। एक बार देख लीजिए वीडियो को, उसके बाद आंख बंद करके नहीं बनाइएगा ना समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ठीक है ना? तब हमसे पूछिएगा। आइए देखिए, सबसे पहले बात है ना कि एक समलंब चतुर्भुज बनाना है और इसकी जो समांतर भुजाएं दे दी हुई है वो 24 और 20, बड़ा वाला 24 दे देंगे, छोटा वाले को 20 दे देंगे, ए बी सी और डी। और कह रहा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है वो 15 का है। कितना है? एच जो है वो 15 मीटर का है। आप क्या करोगे? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखने जाओगे? मत लिखो, सीधे लिखो। क्या लिखो? 15 लिखो और 20 प्लस 24 लिखो। भाई मेरे आंसर तुमने निकाल दिया है, बस कुछ नहीं करना है, आंसर मैं बता देता हूं आपको। 15 दूनी 30, 3 33, बस बस यही है, यही है। लिखने जाओगे? नहीं लिखना है तुमको, नहीं लिखना है। चलिए 6वां नंबर सवाल देखते हैं दोस्त। कह रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले जो समलंब चतुर्भुज होता है ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहां पे दे दिया हुआ है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, अब तो आ गया। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात, इसमें जो समलंब चतुर्भुज बना लेंगे हम लोग, इसकी जो भुजाएं हैं, ठीक है ना, इसका जो समांतर भुजा है, इसका जो रेशियो दिया हुआ है ना, जो अनुपात दिया हुआ है वह दे दिया हुआ है 3:5। तो यहाँ पे 3x लिख लेंगे, यहाँ पे 5x। अनुपात जब भी रहेगा तो x लगाएंगे। और इसके बीच की जो दूरी जो दिया है, h जो दिया हुआ है, वह हमारा दे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब क्या होता है फॉर्मूला आप तो जानते ही है, 1/2 गुणे h इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब तो आप बता सकते हो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि ए प्लस बी का मतलब हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं। यहाँ ए प्लस बी का मतलब हम लोग ले रहे हैं समांतर भुजाओं के बीच की, नहीं, बीच का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। बीच की दूरी के लिए तो हम h का यूज कर रहे हैं। 1/2 h की जगह पर कितना? 12। a मतलब कितना? 3x और b मतलब कितना? 5x, बराबर में 384। अब देखिए 12 या 36 और 12 दूनी 24, ठीक है ना? 1/2 और 3 5 8x बराबर में 32। इसको जब काटेंगे तो 4x 4 8 32, यानी x बराबर कितना हमारा निकल गया? 8। अब कह रहे हैं कि भुजाओं का जो माप है वो बताइए। तो पहला भुजा जो AB है वो 3x है। 3x का मतलब है 3 इंटू 8 यानी कि 24। फिर जो DC है उसकी जो माप है उसका क्या है? 5x है और 5 इंटू 8 यानी कि 40, यानी 40। आप देख पा रहे होंगे 8 है तो 8 से गुणा किए, फिर 3 से, ठीक है? तो ये हमारा जो है वो 5वां नंबर प्रश्न है, सॉरी 6वां नंबर है।
यहाँ पे 6 बना लीजिएगा, 6 नंबर प्रश्न है। उसके बाद हम लोग 7 देखेंगे, 7 को। अब देखिए दोस्त 7 नंबर क्वेश्चन, अभी तो हम लोग समलंब चतुर्भुज पढ़ रहे थे, अब हम लोग को पढ़ना है समचतुर्भुज। ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एगो हमें क्या करना है, समचतुर्भुज बनानी है। और याद रहे समचतुर्भुज का जो प्रत्येक भुजा होता है वो समान होता है। ये भुजा इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। और जो प्रत्येक भुजा है वो 10 सेंटीमीटर का है, 10, 10, 10 और 10। और इसका जो लंबवत ऊंचाई है ये जो दे दिया हुआ है ना h बराबर, तो ये h बराबर दे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक जो समचतुर्भुज होता है ना, समचतुर्भुज, वह जो होता है एक समांतर चतुर्भुज के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज भी होता है, समांतर चतुर्भुज। तो अगर मैं कहूं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना, एरिया ऑफ समचतुर्भुज, ठीक है ना, यानी रोम्बस, तो हम इसका क्षेत्रफल पहले लिखेंगे क्या, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार इसका जो है वो 10 दे दिया हुआ है और ऊंचाई जो है हमारा वो 6 दिया हुआ है, तो 10 छके 60 cm स्क्वायर। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगला प्रश्न जो है 8वां नंबर कह रहा है मेरे दोस्त, 8वां नंबर कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल इतना है, तो इस चतुर्भुज का शीर्षलंब क्या होगा। अभी मैंने बोला कि यह समचतुर्भुज है, हाँ है, ठीक है, ए देंगे, बी देंगे, सी देंगे और डी देंगे, यहां ई दे देंगे। इसका बताना है, इसकी माप बतानी है। और इसका जो प्रत्येक भुजा है वो 8 दे दिया हुआ है। कितना दे दिया हुआ है, 8, 8, 8, 8। और इसका क्षेत्रफल दे दिया हुआ है। कह रहा है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, 11.2। अब समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट और 11.2 सेंटीमीटर। अब बेस जो है 8 है, हाइट हमें ज्ञात करना है और 11.2। अब देखिए 11.2 अब बटा में 8, ठीक है। तो क्या हम करेंगे, तो 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि 1.4, 14 8 112 होता है, तो 1.4, यानी कि इसकी जो हाइट हो जाएगी वो 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर। अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। आइए दोस्त अगला प्रश्न 9th नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका परिमाप 64 है, तो कह रहा है कि समचतुर्भुज के शीर्षलंब क्या होगा। मेरे प्यारे साथी और मेरे प्यारे दोस्त, यह एक समचतुर्भुज है जिसका नाम हम ABCD दे रहे हैं और पूछा गया है इसके शीर्षलंब की ऊंचाई। तो शीर्षलंब यहां से यहां होता है, हाँ होता है, ठीक है। कह रहा है कि इसका जो परिमाप है वो 64 है, तो परिमाप 64 है, इसका मतलब है कि प्रत्येक भुजा 16 हुई होगी, 16 16 16 16 चौका 64, क्योंकि समचतुर्भुज का प्रत्येक जो भुजा होता है वो बराबर होता है। अब देखिए क्या कर रहा है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर, परिमाप भी 64, यानी परिमाप भी 64, तो 64 में 4 भुजा था तो मैंने प्रत्येक को दे दिया 16, और क्षेत्रफल भी 64। और मैंने आपको बताया था कि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस जो है वो हमारा दे दिया हुआ है 16 और हाइट, ठीक है, हाइट निकालना है हमको, तो 4, कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर। आपको समझ में आया, शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, 10 नंबर कह रहा है कि एक समचतुर्भुजाकार पार्क की प्रत्येक भुजा 72 मीटर है, यानी कि एक समचतुर्भुज है और इसकी जो प्रत्येक भुजा है
ठीक है ना, वो 72 है, 72 ठीक है, मीटर है, मीटर। अब कह रहा है कि इसका जो शीर्ष लंब है h जो है, ठीक है ना, इसका h जो है वो 18 मीटर है। क्या है? 18 मीटर। तो कह रहा है कि उस वर्गाकार खेत का मैदान का भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो सबसे पहले इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लिखेंगे। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखने के लिए हमको बेस इंटू हाइट लिखना होगा। क्या बार बार मैं फॉर्मूला लिखूं तो आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, आप पता लग जाना चाहिए कि समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। जब उसमें हाइट और बेस दिया हो तो इसका प्रयोग करके बना सकते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका नाम हम पी क्यू आर देते हैं, पी क्यू आर। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है पी क्यू आर, आर यहां पे आर और यहां पे क्या एस। अब देखिए इसका क्षेत्रफल जो है एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अब पूछ रहा है कि इसकी भुजा बताइए, वर्ग की भुजा बतानी है तो इसका पहले क्षेत्रफल लिखो। तो बेस है 72, हाइट है 18, है ना दोस्त। अब यहां पे हमको स्क्वायर, तो मैं कहूं कि 18 गुणे 4 72 को लिख सकता हूं, यस या नो, और 18 लिख सकता हूं ए स्क्वायर। तो अगर हमको यहां पे रूट चढ़ाना होगा 18 गुणे 4 गुणे 18 करेंगे और ए करेंगे। डबल 18 है तो एक 18 बाहर निकल जाएगा, और 4 है तो इसके लिए 2 निकल जाएगा, यानी कि 36। यानी कि उस वर्गाकार जो खेत है उसका जो भुजा निकल जाएगा वो निकल जाएगा 36, यानी 36। और इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। कैसे? ये किसका क्षेत्रफल है भाई मेरे? समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज। और इसका क्षेत्रफल जो है एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। लिख देता हूं, समचतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल, चाहे वर्ग का क्षेत्रफल। दे दिया हुआ है ना, दे दिया हुआ, इसीलिए मैंने बोला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न 10 तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग को करना है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 30 मीटर है और सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब 10 मीटर और 8 मीटर की है, तो सब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाना है। क्या बनाना है दोस्त? एक चतुर्भुज। और यहां से एक विकर्ण डालनी है। क्या डालनी है? विकर्ण। और इस दोनों विकर्ण पर यहां से एक शीर्ष लंब डाला गया है जिसकी 10 है, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और यहां से यहां तक जो है ये 8 सेंटीमीटर का है। और ये जो विकर्ण एक डाला गया है वो 30 सेंटीमीटर का है, 30 सेंटीमीटर। अब दोस्त इस बुक का यहां पे रख दे रहे हैं। अब इसको हम बनाने चल रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि इससे 2 त्रिभुज बन गया है। एक त्रिभुज का नाम है एरिया त्रिभुज ए बी डी, और दूसरा हमारे पास त्रिभुज क्या मिल गया है? वो मिल गया है बी सी डी। एरिया त्रिभुज बी सी डी। और बराबर में हमारा जो क्या हो जाएगा? एरिया चतुर्भुज ए बी सी डी। ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बस हमारा आंसर बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा आप कि ये ऊंचाई दे दिया हुआ है, ये आधार दे दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। यानी कि ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। जब इसको हम काटेंगे तो 5, तो 30 पंचे 150 यानी 150। इसको काटेंगे तो हम लोग 4, तो 30 चौके 120। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 270 सेंटीमीटर स्क्वायर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप क्या सोच रहे थे कि नहीं बनेगा? तोड़ देंगे, समझ रहे हैं ना, और आपको तोड़ने के लिए सिखा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। क्षेत्रमिति का आज सुपड़ा साफ, कितना भी लंबा वीडियो हो जाए टेंशन नहीं है। आज दीपावली हम लोग का इसी तरह से मनेगा। अब देखिए दोस्त 12 नंबर और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, फिर अगले प्रश्नावली में हम लोग चलेंगे उदाहरण के साथ। टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि एक आकृति दी हुई है, उसका शीर्ष लंब बताइए।
तो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज दे दिया हुआ है, हाँ दे दिया हुआ है, यह दे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का, यह भी दे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का, यह दे दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर का, 22 सेंटीमीटर का, और ये दे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, और यहां से यहां तक जो है ये दे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब इसका नाम दे दिया हुआ है ए, बी, सी और डी, और इसका नाम दे दिया हुआ है पी। तो कह रहा है कि इसका ऊंचाई बताइए, यानी कि शीर्ष क्षेत्रफल तथा शीर्ष लंब बताइए। तो जैसे ही शीर्ष लंब निकल जाएगा, ठीक है ना, तो यहां पे हम P और यहां पे Q दे देते हैं, और याद रहना चाहिए आपको कि यहां से यहां तक 12 है। ठीक है दोस्त, तो मैंने बताया कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, हाँ होगा, और 10 और 10 और यहां पे 12। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटा में 2 और बराबर में 10 प्लस 10 प्लस में 12 बटा में 2। तो 10 10 20 और 12 32 बटा में 2 काटेंगे तो 16, यानी s बराबर कितना निकल गया 16। तो उसका जैसे ही हम क्षेत्रफल निकाले जाएंगे तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। तो s माने है 16, फिर 16 माइनस में है 10, फिर 16 माइनस 10 और 16 माइनस 12। ठीक है, फिर यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ये 16 है, तो 16 है तो इसको 2 गुणे 8 लिख सकते हैं, या ऐसे पहले एक बार में 16 ही लिखें। 16, 10 6 16, 10 6 16 और 12 4 16। ठीक है, 16 का रूट होता है 4, डबल 6 है तो एगो 6 बाहर आ जाएगा, 4 का होता है 2। देखिए 4 दूनी 8 छके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जब हम 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट लिख करके और इसका क्षेत्रफल 48 लिखेंगे तो फिर 1/2 होगा, बेस के जगह पर हमारा 12 होगा और हाइट और यहां पे 48, 6 6 8 48, यानी h बराबर हमारा कितना निकल गया 8। h बराबर कितना निकल गया 8, यानी कि जो इसकी हाइट पूछ रहा था वो निकल गया 8। अब कह रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी बताना है। तो मैं कहूं कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बताया था पहले ही कि 1/2 गुणे h गुणे a प्लस बी, यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी प्लस गुना समांतर भुजाओं के बीच का योग। अब 1/2 हमने लिख दिया और इसकी जो हाइट निकाल दी है हमने 8, और a प्लस बी यानी 10 और प्लस में 22 इज इक्वल टू 32। इसको काटेंगे तो 16 और 16 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न का जो है क्षेत्रफल जो है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया, और जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। बस अब हम लोग चलते हैं किसी मेंसुरेशन के ही यानी क्षेत्रमिति के ही अगले प्रश्नावली में। आइए दोस्त, जब हम 13.3 के तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में ही हमें मिला उदाहरण 5। अब उसको हमने कहा कि चलो देख लेते हैं इसको भी, ठीक है ना, नहीं तो अगर उसको छोड़ के जाएंगे ना तो वो कहेगा कि ये हमसे डर गया। ठीक है ना, तो आपको डरना नहीं। आइए देखते हैं क्या है ना कि एक घनाभकार पत्थर की लंबाई 5 मीटर यानी L बराबर कह रहा है 5 मीटर, चौड़ाई यानी कि 4 मीटर और ऊंचाई कह रहा है 3 मीटर। हाय, ये क्या हुआ? अब सबसे पहले एक हमें घनाभ बनाना है। देखिए दोस्त, घनाभ कैसे बनाता है, पिक्चर भी ड्रॉ करने के लिए आपको आज सिखा देंगे हम। अगर आज तक आपको घनाभ बनाने में डर लगता था तो देखिए आज अभी 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 आपका घनाभ तैयार हो गया। हो गया कि नहीं, देख रहे हैं ना। अब इसमें L, B और H तीनों दे दिया हुआ है, तो कह रहा है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो याद रखिएगा कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, दोनों क्या होता है, सेम होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, एक ऐसा वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको क्षेत्रमिति का टोटल फार्मूला सिद्ध करके देंगे, लेकिन वो भी मैराथन होगा। क्यों? क्योंकि सिद्ध करने में बहुत सारे टाइम लगेंगे और उसको आपको मजा आ जाएगा। तो पहले ये आप याद रख लीजिए, पीछे वीडियो में जितने भी फार्मूला लिखे हैं पहले उसे अपने कॉपी में नोट करिए, फिर आप इसको पढ़िएगा। हाँ, लिख लीजिए।
अब देखिए क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच है, तो 2 हो गया एल और बी, एल और बी यानी 4 पंचे 20 प्लस, लिख देता हूं, कहिएगा कि काची काची लिख देते हैं, यानी कि 5 गुणा में 4 प्लस 4 गुणा में 3 प्लस 3 गुणा में 5। ऐसे तो मैं फटाक से बना सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब देखिए 2 4 पंचे 20 प्लस 4 तिया 12 प्लस 5 तिया 15। अब इन सबको जोड़ो, तो 20 12 32 अब 15 47, और 47 में जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया वो 94 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, इसी क्रम में उदाहरण 6 भी हमें मिला, और एक घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए दोस्त, उदाहरण नंबर जब हम 6 को देखे, एग्जाम्पल नंबर जब हम 6 को देखे, तब हमें समझ में आया कि घन कैसे बनाएंगे, घन कैसे बनाएंगे। मजेदार पिक्चर आपको देखने को मिलेगा, बस वेट करिए, ठीक है ना। देखिए घन तैयार हो गया हमारा, और एक चीज याद रखिए, घन जो है वो वर्ग से मिलकर के बना होता है, और घनाभ जो है वो आयत से मिलकर के बना होता है। और एक चीज और जान जाइए कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। अगर पूछा जाए आपसे कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो होता है 4a², लेकिन इसका बहुत ही कम मात्रा में यूज होता है, सबसे अधिक इसी का यूज होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि घन का आयतन क्या होगा मेरे दोस्त, आयतन क्या, आयतन वॉल्यूम, तो ये होगा AQ। पूछा जाएगा घन का विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, घन का विकर्ण, इसके लिए लिखेंगे a√3। क्या लिखेंगे, a√3। और एक घन हो या घनाभ हो, इसमें कोर या किनारा, ठीक है, फिर शीर्ष या फलक, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, कोर या किनारा जो होता है 12 कोर या किनारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद शीर्ष या फलक जो होते हैं 6 सतह होता है, सतह की संख्या जो होती है, सतह की संख्या वो 6 होती है। शीर्ष या कोण, इसको बोलते हैं कोण, इसकी संख्या होती है 8। सतह या फलक या सतह बोलेंगे तो 6 होगा। कोर या किनारा 12। शीर्ष या कोण यानी कि इसकी मुंडी कितनी होगी 8। और इसके सतह कितने होंगे, जो सरपट दिखता है वो 6 होंगे। और इसके कोर जो होंगे वो 12 होंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे। कोर या किनारा 12, शीर्ष या कोण 8 और सतह या फलक 6, ठीक है। घन हो चाहे घनाभ दोनों बात सेम है। घन का विकर्ण a√3, आयतन AQ, फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको घनाभ, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया कि सेम टू सेम होता है। क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करी जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, इसको देख लीजिए बढ़िया से, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होगा, तो LB और H। अगर आपसे पूछा जाए कि घनाभ का विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण का सूत्र जो होता है √L² प्लस B² प्लस H²। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक घनाभकार हॉल में अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, तो सीधा सीधा ठोक डालिएगा, यही निकालना है। इतना याद रहना चाहिए कि आपको क्या निकालना है, विकर्ण ही निकालना है, क्योंकि विकर्णवत ही सबसे अधिक लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। तो आपको यह समझ में आया घनाभ में घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है।
और फिर घनाभ में कोरिया किनारे कितने होते हैं, शीर्ष कोण कितना होता है, और सतह या फलक कितने होते हैं। उसी प्रकार से अब घन में आपने देखा कि ये कितना होता है, ये कितना होता है, कितना। अब प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है कि इसकी जो भुजा है ना मेरे दोस्त, वो भुजा जो है वो 5 दे दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, यानी इसको बताइए। अभी मैं मार्कर चेंज करता हूं और आपको बताता हूं कि 6 और a स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 6 है और 25 है, 25 में 6 से गुणा करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में देगा तो मीटर दे देंगे और सेंटीमीटर में देता तो सेंटीमीटर दे देंगे। तो आप मात्रक देख लीजिएगा कि आपका प्रश्न मीटर में दिया है या सेंटीमीटर में। चलिए आगे देखते हैं। ये कंसेप्ट आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए अभी। अब दोस्त देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 कर रहा है कि एक बेलनाकार ठोस लोहे की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले हम लोग इसका पोस्टमार्टम करते हैं। क्या करते हैं, पोस्टमार्टम। सबसे पहले अगर ये बेलन है, क्या है, बेलन है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले बात है कि ये ऊंचाई हो सकती है h, यह त्रिज्या हो सकता है r, और यहां से यहां तक जो होगा वो होगा व्यास। पूरा जो होगा, ये पूरा का पूरा जो होगा वो d होगा। तो d बराबर होता है 2r और r बराबर होता है d/2। यहां तक आपको किस कंसेप्ट में दिक्कत है, नहीं है। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि वेलन का, किसका, वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो होता है 2πrh। नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद अगर पूछा जाएगा वेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है 2πr इंटू r प्लस एच। ठीक है, 2πr इंटू r प्लस एच। अगर आपसे पूछा जाए कि बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बेलनाकार भाग के आधार, तो उसका आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल भी एक बार में जान जाइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, वो होता है πr²। दिखाई दे रहा है वृत्त का क्षेत्रफल πr²। यहां पे आ जाइए πr², ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल, ऊंचाई की बात करी h, त्रिज्या का बात करी तो r को d/2 लिख सकते हैं और d को 2r लिख सकते हैं। फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करी तो 2πrh होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2πr इंटू r प्लस h होता है, और बेलन का आयतन का बात करें तो πr²h होता है। अब जैसे ही यहां पे हम लोगों ने देखा, तो आपको आपसे अगर कोई व्यक्ति पूछेगा कि एक इनार खोदा गया और इनार खोदने के बाद उसका जो भूमि है, मतलब जो भाग है, मतलब उसमें से जो निकला मिट्टी है, उसको क्या कर दिया गया, इनार के चारों तरफ से लगा दिया गया, तो उस टाइम एक फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है ना। क्या याद रखेंगे, πh इंटू बड़का r² माइनस छोटका r²। ये होता है बेलनाकार वलय का क्षेत्रफल। ठीक है मेरे दोस्त, बेलनाकार वलय का क्षेत्रफल। तो ये उस टाइम काम आएगा जब इनार बनाएंगे और उसके मिट्टी को चारों तरफ से चबूतरा बनाएंगे, तो वहां काम आएगा। अब यहां पे आइए, ये आपने कंसेप्ट समझा। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार ठोस की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, यानी कि ऊंचाई कहिए या लंबाई कहिए वो 50 सेंटीमीटर का है। फिर कह रहा है कि आधार की त्रिज्या जो है, यानी कि जो r जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है दोस्त, 7 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है कैमरामैन, 7 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, हाँ। फिर कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। अभी मार्कर में चेंज कर रहा हूं, ठीक है, मार्कर चेंज कर रहा हूं। अब देखिए क्या होता है दोस्त, 2π का मतलब 22/7, r का मतलब क्या दिया हुआ है 7, और h का मतलब कितना दिया हुआ है 50। इससे इसको काट देंगे और 50 में 2 से गुणा करेंगे 100, यानी कि 2200, यानी इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा वो 2200। अब कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2π माने 22/7 और r माने 7 और RH तो 50 और प्लस में 7, 7 से 7 कट गया, 2 × 22 × 57,
अब देखिए 57 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा 104, और 104 में 22 से गुणा करेंगे, 22 चौके 88 और 22 एकम 22, यानी कि 2288 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्नावली में चलेंगे क्योंकि हमारा उदाहरण यहीं पर समाप्त हो गया। दोस्त देखिएगा थोड़ा यहाँ पे 57 दूनी 104 नहीं 114 होता है, ठीक है ना, 114 होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अब देखिए 57 में 2 से गुणा कर दिए हैं 114 और 22 का 22 है, तो 22 चौके 28 ही, और 22 और 8 हासिल में 30 हो जाएगा, और 22 और 3 25, 2508 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप भी देख लीजिए, जो 57 दूनी 114 होता है मैंने 104 कर दिया था, तो आप मिला सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे हम लोग प्रश्नावली में चलते हैं क्योंकि उदाहरण यहीं पर समाप्त हुआ। चलिए अब यहां पे देखिए, यहां पे मिटा रहे हैं और प्रश्नावली में चलते हैं। ठीक है, खत्म कर दिया हम। अब 13.3 को देखेंगे। अब पहला जो प्रश्न है उसे देखिए, कह रहा है कि दिए गए दोनों घनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला बात है दोस्त कि दो घनाभ है, पहले दो घन है और इस घन को एक घनाभ के रूप में ढाला गया है। किसके रूप में ढाला गया है? मस्त घनाभ बनाऊंगा, आप देख लेना, आपको सटा के घनाभ कैसे बनाया जाता है उसको भी सिखाऊंगा। पहला घन हो गया, इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, छोटा बनाता हूं, छोटा। और ये दूसरा घन है, पहला घन और दूसरा घन, दूसरे घन की जो भुजा है वो भी 8 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों को मिला करके एक घनाभ बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है दोस्त? घनाभ। अब देखिए दोनों को सटा करके घनाभ बनाना है, इसीलिए मैंने ऐसे किया है। पिक्चर ड्रॉ करने आ गया, प्रश्न बनाने आ गया, मिला दीजिए, केवल अब मिला देना है। अब देख पा रहे होंगे कि दो घन को मिलाकर के मैंने एक बड़ा सा घनाभ बना दिया। अब इसकी हाइट 8 है, चौड़ाई भी 8 है और लंबाई 8 + 8 यानी कि 16 है, होगा ना। यानी कि ये दोनों जब जुटेगा घनाभ बनेगा तो लंबाई बढ़ जाएगा। अब करें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा, तो 2 × LB + BH प्लस में HL। ठीक है, 2L का मतलब कितना? 16, 16 × 8 + 8 × 8 + 8 × 16। ठीक है, अब देखिए 16 × 8 = 128 प्लस में 64 और प्लस में 128, ये दोनों को जोड़िए, तीनों को, 8 और 16 4 20 का 0 हाथ में लग गया 2। ठीक है, यहां पे नीचे 8 और 4 12, 8 20 का 0 हाथ में 2, 2 और 6 8 और 2 10। ठीक है, और 2 को हासिल। ठीक है, 12 का 2 हाथ में लग गया 1, फिर उसके बाद 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, 320 में 2 से गुणा करेंगे तो 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से आप जोड़ करके देख लीजिएगा कितना आंसर आ रहा है। क्लियर। अब अगला प्रश्न में चलते हैं, अगले प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न जो है वो क्या है, तो अभी आपको किताब दिखाता हूं फटाक से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैंने दिवाली का गिफ्ट दिया है, और देख करके क्षेत्रमिति का आप सुपड़ा साफ कर सकते हैं। ठीक है, कितना बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपके लिए लाए हैं। कह रहा है कि एक घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, अब आपको पिक्चर बनाने की जरूरत है नहीं मेरे दोस्त। मतलब मैं एक बार और बनाऊंगा बस, उसके बाद आपको नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अब देखिए घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है। अब 6 और इसकी जो भुजा दी हुई है वो 12 सेंटीमीटर की दी हुई है। अब 12, तो 12 × 12, 12 में 12 से गुणा करिएगा 144। अब देखिए 4 × 6 = 24 और 14 × 6 = 84 और 2 = 86,
यानी कि कितना बन गया हमारा 864। 4 चौके 16, 4 चौके 16 और एक नहीं नहीं 4 4 छक्के 24 और 4 छक्के 24 और 2 26 और 4 6 एकम 6 और 6 और 2 8 सही लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, ये घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घन का। आप देख सकते हैं। अब देखिए फिर कह रहा है कि एक क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक घनाभकार पिंड की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो पिंड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये घनाभ है ना? हाँ घनाभ है, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रहा है तो घनाभ है। अब देखिए यहां से मैंने घनाभ बनाया, इसमें लंबाई हमको मिला कितना? लंबाई हमको मिला 15, चौड़ाई मिला हमको 14 और ऊंचाई हमको मिला कितना? 13। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या जानते हो घनाभ का? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब 2 इंटू 15 गुणे 14 प्लस 14 गुणे 13 अब प्लस 13 गुणे में 15। अब देखिए 2 15 में 14 से 15 चौके 60 अब 15 6 21 प्लस 13 में 14 से गुणा करिएगा 182 प्लस 15 तिया 45 अब 15 और 4 19 195। अब इसको जोड़िए 5 और 2 7 7 हो गया, 9 और 8 17 1 18 का 8 हाथ में 1 आ गया, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 हासिल 5 और गुणा में 2। अब जब इन दोनों को गुणा करेंगे 7 दूनी 14 8 दूनी 16 1 17 5 दूनी 10 11 1174 सेंटीमीटर स्क्वायर इस घनाभ का किसका? घनाभ का क्षेत्रफल। ठीक है मेरे दोस्त, एल बी और एच दे दिया हुआ है और ये हमारा प्रश्न नंबर था कितना? 3। प्रश्न संख्या 3 था, ये प्रश्न संख्या 2 था, एक पहले ही बता चुके हैं। फिर आप बने रहिए वीडियो में। अब इसको हम हटा रहे हैं, नहीं दिखेगा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके बाद में फिर से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन आज के बाद आपको जिंदगी में कभी छूटेगा नहीं अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो। चलिए आइए देखिए, करें कि ऐसे घनाभकार पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400 वर्ग सेंटीमीटर है। अब यह कह रहा है कि एक घनाभकार है, क्या है? घनाभकार है, और घनाभकार जो है इसकी सभी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो बराबर है। जैसे ही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलने लगते हैं घन। घन बोलने लगते हैं ना? हाँ, जब लंबाई भी दे दिया हो ए, चौड़ाई भी दे दिया हो ए और ऊंचाई भी दे दिया हो ए, ऊंचाई भी दे दिया हो ए, इसका मतलब है कि ये घन है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर और 6a स्क्वायर के बराबर में दे दिया हुआ है 2400 यानी 6 चौका 24 यानी कि 400। a स्क्वायर बराबर 400 तो a बराबर हमारा निकल जाएगा 20, यानी कि इसकी भुजा हमारी क्या निकल जाएगी? 20। तो वो घनाभ है जिसकी प्रत्येक भुजा 20 20 20 है। कोई दिक्कत? मैं पढ़ा रहा हूं, आप भूल करके दिखाइए। दम नहीं है आपके अंदर बोलने की, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। ये मैराथन वीडियो कर लीजिए, क्षेत्रमिति का जिंदगी में से टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि पूरे लोग इसको देखें। ठीक है? हाँ, आइए आगे। अगला चौथा नंबर कह रहा है, चौथा नहीं पांचवा, चौथा हो गया। अब कह रहा है मेरे दोस्त कि एक घनाभकार साबुन की लंबाई 6, चौड़ाई 5। अब देखिए घनाभकार है, साबुन है तो साबुन तो थोड़ा सा छोटा ही होगा, ठीक है ना? छोटा ही बनाता हूं। ये हमारा घनाभकार एक साबुन बन गया, ठीक है, जिसकी लंबाई L जो दे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, B जो है 5 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, H का पता नहीं, ठीक है। लेकिन इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो दे दिया हुआ है 148 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कितना दे दिया हुआ है 148। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, है कि नहीं दोस्त, और 148। अब आप देख पा रहे होंगे कि 2 हो गया, L और B 5 और 6 है तो 5 6 के 30 हो जाएगा, फिर 5 और H हो जाएगा, फिर प्लस में 6 और H हो जाएगा और बराबर में 148। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 7 और 4 यानी कि 74। अब यहां पे है 5 और 6 11 H बराबर में 74 माइनस में 30, यह 30 उधर गया तो 11 H बराबर जब इसको हम लोग घटाएंगे, ठीक है ना, तो 44 बनेगा। और जब 11 से काटेंगे तो 11 चौके 44 यानी कि H का हमारा आंसर जो निकल जाएगा वो 4, यानी कि यहाँ पे हमारा H जो है 4 रहेगा। क्लियर है? क्लियर, यहां तक समझ में आया? ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, चाहे वक्र लगाइए चाहे संपूर्ण लगाइए, घनाभ में एक ही होता है। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 6ठा नंबर प्रश्न है। 6ठा नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 6 नंबर, कह रहा है कि एक घनाभकार लकड़ी के टुकड़े की एक किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उनमें से 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आकार का एक घनाभ कोने से काट करके निकाल दिया जाता है, तो शेष का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां पे देखिए, एक घनाभकार था, तो सबसे पहला बात है मेरा कि जब यहां से एक हमने घनाभ बनाया, क्या बनाया, घन बनाया, घन, और इस घन का प्रत्येक किनारा 10 है, तो घन का जो क्षेत्रफल है, ठीक है ना, वो a² होगा, यानी 6 × 10 × 10 होगा, यानी कि 600 हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें से एक घनाभकार टुकड़ा एक साइड से काट करके निकाला जा रहा है। कैसा टुकड़ा भाई? घनाभकार टुकड़ा, ठीक है। और इसका L जो दिया हुआ है वो 3 दे दिया हुआ है, B जो है 2 दिया हुआ है, और H जो है 1 दे दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ है कि लंबाई 2 और चौड़ाई, लंबाई 3, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL बराबर, अब 2 × L के जगह पर 3 गुणे में 2, B के जगह पर, फिर प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 2, 1 × 3, क्योंकि L का लंबाई का 3 है। 2 2 3 6 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 6 11, 11 2 × 2 यानी 22, और जब इसमें से 22 हम घटा लेंगे तो ये 578 हो जाएगा, 578 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं आगे, ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगला अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहां पे इसका क्षेत्रफल निकाला, इसका क्षेत्रफल निकाला और काट कर हटा दिया। लेकिन याद रहे कि जब आयतन पूछा जाएगा ना, आयतन, तब काट के निकालेंगे। जब क्षेत्रफल पूछा जा रहा है ना, तो जहां से अगर हम काट करके निकालेंगे, अगर मान लीजिए यहां से हम काट कर निकाल रहे हैं, अगर ये भाग हम निकाल रहे हैं, तब भी यह सब बनेगा, ये आकृति बनेगी, और इसका क्षेत्रफल जो है हमेशा के लिए अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित। याद रखेंगे, ये हम लोगों ने जो बनाया है ये रॉन्ग है, ठीक है। आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि जो चीजें हम लोग आयतन में करेंगे तो आयतन में करेंगे तो काट करके हटाएंगे, लेकिन जब हम लोग क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल कुछ भी काट के निकालिएगा तो वो अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, अगला प्रश्न देखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है तो समझेंगे। 7 नंबर, इस प्रश्न का आंसर क्या देखें? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित, क्षेत्रफल में अपरिवर्तित होगा, चाहे जितना भी काट के निकाल लीजिए, लेकिन अपरिवर्तित रहेगा। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल, याद करिए मैंने पहले ही बताया था कि जब आधार की क्षेत्रफल की बात करी जाएगी तो आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो वृत्ताकार होता है, और वृत्त का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल दे दिया है वो दे दिया हुआ है कितना? 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² और 154,
ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है यानी h जो है h वो 25 सेंटीमीटर का है, 25 सेंटीमीटर का है। ठीक है। और फिर कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, बस पहले त्रिज्या निकाल लीजिए। तो पाई माने 22/7 और आर स्क्वायर बराबर में 154। 22 में 7 से गुणा करिए, 22 7 154। आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7 यानी आर बराबर कितना निकल गया 7। अब आर बराबर 7 निकल गया तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 पाई आर एच। 2 और पाई माने 22/7, आर माने 7 और एच माने कितना 25। आर 7 हम लोग निकाले हैं, 7 से 7 कट गया, 25 दूनी 50, 50 में 22 से गुणा करिएगा तो 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। क्या होता है, वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, पहले ही बता दिए हैं। और फिर यहां पे आ गया। अब हम लोग को 8 नंबर प्रश्न देखना है। कह रहे कि एक बेलनाकार लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब क्या है ना कि अभी आपको ये दिया था, अब इसके जगह पर डायरेक्ट हम लोगों को क्या मिल रहा है, त्रिज्या और ऊंचाई भी मिल रही है। तब तो हम लोग ढाई से निकाल लेंगे। क्या है ऊंचाई, ऊंचाई दे दिया हुआ है 50, ठीक है, और त्रिज्या दे दी हुई है 14। ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, वेलन का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी मैंने क्षेत्रफल का सूत्र लिखवाया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 पाई माने 22/7,
आइए दोस्त तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर वाला घन है तो उसका आयतन क्या होगा, ए क्यू, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5। और 1 सेंटीमीटर वाला घन काटना है तो इसका आयतन क्या हो गया, 1 गुणे 1 गुणे 1। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो घनों की संख्या निकल जाएगी, यानी 1 सेंटीमीटर वाले 125 घन काटे जा सकते हैं। ये रहा आपका आंसर तीसरा नंबर का। चौथा नंबर प्रश्न दोस्त कह रहा है कि एक घनाभ का आयतन 576 वर्ग मीटर है, घन मीटर है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल, बी और एच, और क्या है 576 घन मीटर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आधार जो है एक वर्ग के आकार का है और इसकी भुजा, आधार जो है वर्ग का है, इसका मतलब है कि ये घनाभ नहीं घन है। और घन का जो प्रत्येक भुजा है ए होता है, इसमें से दो का वैल्यू जो है, दो का वैल्यू एगो का 6 और फिर एगो का 6 दे दिया हुआ है। फिर दूसरा का पूछ रहा है कि मतलब तीसरा कितना होगा, तो 576। ठीक है, अब देखिए 6 से काटेंगे तो 9 छक्के 54, 3 6 छक्के 36, फिर काटेंगे तो 16, यानी कि अगला जो है वो 16 हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 36 में 16 से गुणा करेंगे तो 576 बनेगा। मैंने बताया ना कि ये घनाभ है, एल है, बी है और एच है, लेकिन जो इसकी आधार है, जो इसका आधार जो है वो वर्ग के आकार का है। जैसे ही आधार वर्ग का आकार का है तो इसका मतलब है कि उसका भुजा हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, यानी पहले ए हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दोनों बराबर होगा। तो ये ए है, लेकिन एच के बारे में पता नहीं है, एच के बारे में पता नहीं है, इसीलिए हमको एच कितना मिल गया 16, यानी कि 16। फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। आइए दोस्त अब अगला प्रश्न इसका देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहला बात है कि ना एक घनाभ है, मतलब दो घन है, जैसे मैंने दो घन यहां पे बना लिया। अब इन दोनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, घनाभ। आप देख पा रहे होंगे कि मैं दोनों को जोड़ करके एक घनाभ बना दे रहा हूं। ठीक है, अब इसकी जो भुजा थी 12 और इसकी भी 12, तो इसकी लंबाई जो है वो हो गई 24 और चौड़ाई जो है वो 12 ही है और ऊंचाई जो है वो 12 ही है। तो कह रहा है कि इसका क्या है ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एल बी तो यानी 24 गुणा में 12 प्लस 12 गुणे में 12 प्लस 12 गुणा में 24, 2। अब देखिए ये 288 हो जाएगा, 12 चौके 48, अब 12 दूनी 24, 4 28 प्लस 144 प्लस 288, इन सबको जोड़ करके 2 से गुणा कर दीजिए। आंसर 8 4 12 8 20 का 0। ठीक है, 88, 8 4 12 8 20 का 0 हाथ में लग गया कितना 2। फिर उसके बाद 8 और 4 12 और 8 20 और 2 22, 2 1 3 और 2 5 और 2 हासिल 7। ठीक है, गुणा में 2, तो 72 दूनी 144, यानी 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। आइए दोस्त अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया, दुकानदार ने उसे एक आयताकार आधार वाले बर्तन से जो 20 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा था। क्या है ना कि एक घनाभकार था और यहां पे यूज हुआ है आयताकार, लेकिन याद रखना है कि इसका जो लंबाई था वो 20 सेंटीमीटर था, चौड़ाई था 15 सेंटीमीटर था और ऊंचाई जो था वो 5 सेंटीमीटर था। एक बार माप करके दे दिया, बताइए उस लड़के को कितना कम या कितना अधिक दूध मिला, जबकि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। यानी कि 1 लीटर दूध के लिए अगर कोई व्यक्ति 1000 सेंटीमीटर क्यूब दे देता है तो आपको वो दूध 1 लीटर मिल जाएगा। तो 2 लीटर दूध खरीदने गया है, तो सबसे पहले इसका हम लोग आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयतन। तो एल बी एच होता है 20 गुणे 15 गुणे में 5, 15 पचे 75 और 75 में 2 से गुणा करेंगे तो 150, यानी कि 1500। ठीक है, एक बार जब नाप करके वो दे दिया, ठीक है, तो एक बार नाप कर दिया तो 1000
और 500, 1500 दिया, यानी कि 1.5 लीटर दूध दे दिया। लेकिन खरीदने लड़का जो गया था वो 2 लीटर दूध खरीदने गया था, तो 500 ग्राम जो दूध है वो दुकानदार ने 500 ग्राम दूध कम दिया है। आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको 15 × 75, 75 में 2 से गुणा करेंगे तो 150 बनेगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, या 20 × 5 100 और 1500 हो जाएगा। और 1500 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा कि ये 2000 खरीदने गया था लेकिन इसको मिला 1500 ही। 1500 जो है 5 सेंटीमीटर क्या है, कम है। अब कह रहा है कि एक तालाब की, देखिएगा थोड़ा दोस्त, एक जगह पर वीडियो में थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो गया, साउंड इशू आ गया है, ठीक है ना, जिसके कारण से आपको थोड़ा सा सुनाई नहीं देगा, लेकिन देखा लिखा हुआ समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इसमें आपको फुल टू फुल वीडियो में साउंड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि एक तालाब की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और गहराई 8 मीटर है। तो वो तालाब भी घनाभ कार्य है। ये 6 नंबर का है और 7 नंबर देखते हैं, इसको हटा देता हूं। देखिए एक तालाब है जो 20 मीटर लंबा है, ठीक है, और 12 मीटर चौड़ा है। जो चौड़ाई है इसकी 12 मीटर है और उसकी जो गहराई है 8 मीटर का है, ठीक है। तथा एक दूसरे तालाब की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर के बराबर है तथा गहराई पहले तालाब के बराबर है। किस तालाब में अधिक पानी अटेगा, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई 20, चौड़ाई 20 और इसकी ऊंचाई जो है वो पहले वाले के ही बराबर है। तो दोनों का आयतन निकाल लेंगे। LBH 20 गुणा में 12 गुणा में 8, ठीक है। तो 12 में 8 से गुणा करेंगे तो 96, और 96 में 20 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, यानी 1920 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब इसमें पानी आएगा। और इसका अगर आयतन निकालते हैं तो LB और H, L माने 20, 20 और 8, 20 20 = 400, 8 चौके 3200, यानी कि इसमें आएगा 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप देख सकते हैं 20 में 20 से गुणा करेंगे तो 400, 400 में से 800 गुणा, 400 में 8 से गुणा करेंगे तो 3200 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों में किस में ज्यादा आ रहा है, तो दूसरे वाले में। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर दूसरा। फिर 8वां नंबर प्रश्न अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो 7वां हटाते हैं, ठीक है। 7वां के बाद 8वां। करें कि एक खाली डिब्बा जिसमें साबुन रखा जाना है, डिब्बे की लंबाई 0.40 मीटर है। तो मीटर है 40, तो सेंटीमीटर में अगर लिखेंगे तो 40 सेंटीमीटर, यस या नो, हाँ 40 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई जो है L जो है वो 40 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई कह रहा है कि 0.25 है, यानी कि B जो है 0.25, यानी कि 20, 25, एक हो गया 40 सेंटीमीटर और एक हो गया 25 सेंटीमीटर। 0.5 मीटर दिया हुआ, 25 मीटर दिया हुआ है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो वो उतना आ जाएगा। और ऊंचाई जो है वो भी कितना है, H जो है वो भी 0.25 है, इसका मतलब है कि 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि साबुन जो है वो साबुन एक बनाया गया है, उसकी लंबाई 5 है, चौड़ाई जो है उसका 4 है और ऊंचाई जो है वो कितना है, 2 है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें कितने साबुन रखे जा सकते हैं। इसको मैं बड़ा नाम दे देता हूं, बड़ा L, बड़ा B और बड़ा H, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके आयतन निकालेंगे 40 × 25 × 25 और इसके आयतन को निकाल करके भाग कर देंगे तो हमें साबुन की संख्या निकल जाएगी, साबुन की संख्या, ठीक है। तो 5 8 40, 4 दूनी 8 और इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा, 625 साबुन आ जाएंगे। उसमें कितने साबुन रखे जा सकते हैं, 625, ठीक है। फिर कह रहा है कि 30 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा दीवार बनवानी है। यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है तो दीवार में लगने वाले ईंट की संख्या बताइए। और बालू और छड़ी को नगण्य मान लेना है। तो ये 7 8 हो गया आपका, तो 9 देखते हैं, 9 नंबर कह रहा है कि एक जो दीवार हमको बनाना है उसकी लंबाई जो है, लंबाई वो 30 मीटर है और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि एगो
जो इसकी चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है h जो है वो 4 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 400 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जो ईंट है, ईंट इसकी लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर की है। उसके बाद चौड़ाई जो है 12.5 सेंटीमीटर की है और ऊंचाई जो है h जो है 7.5 सेंटीमीटर की है। अब इसे हम बढ़ा देते हैं, क्या देते हैं, बड़ा L, बड़ा B और बड़ा H। ठीक है, अब फिर क्या करना है, इसके आयतन से इसके आयतन में भाग कर दो। तो यहाँ पे 3000 गुणा में 20 गुणा में 400 और बटा में क्या लिखेंगे 25 गुणे में 1250 12.5 गुणे 7.5। यहां से एक दशमलव हटेगा, यहां एक जीरो आएगा, फिर यहां से हटेगा एक जीरो आएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, 25 तिया 75 हो जाएगा। ठीक है, और इसको काटेंगे तो 12 मर्त में कट जाएगा, यानी 120 मर्त में कट जाएगा, 25 से काटे। ठीक है, फिर अगर इसको काटेंगे हम 3 से तो 40 तिया 120 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से हम काटते हैं 25 से तो ये 1600 हो जाएगा। ठीक है, 25 पंचे 125 और यहां पे 16 चौका 64 हो जाएगा। 5 से जब इसको काटेंगे तो 8 मर्त में कट जाएगा। ठीक है, तो इसका 8 का क्यू जो होता है वो 512 होता है और इसमें 20 से गुणा हमको कर देना है। यहाँ पे 20 से गुणा, ये कट गया है ये। ठीक है, 20 से गुणा कर देंगे तो 1024 पर एक जीरो आ जाएगा, यानी कि इसमें ईंट जो लगेंगे 10,240 ईंटें लगेंगे, 10,240। फिर से हम, थोड़ा सा साउंड इशू हो गया है, फिर से हम एक प्रश्न बचा हुआ है, उस प्रश्न को करके ही जाएंगे, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, वेट नहीं करना है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, देख लीजिए। अब दोस्त इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा सा कहीं कहीं पे साउंड में इशू हुआ है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जब मैंने बनाया है तो बोला है और चाहे लिखा भी है तो समझ में आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है, तो उस घर में कितनी हवा भरी जा सकती है। कुछ नहीं करना है दोस्त, आयतन निकाल देना है, हवा का आयतन निकाल देंगे। हवा का आयतन निकालने के लिए LBH लिखेंगे। क्यों LBH लिखेंगे, क्योंकि लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। देखिए दोस्त, हमारे यहाँ दीपावली का पटाखे फूटने लगे हैं, ठीक है ना, भड़कने लगे हैं, और आपको पटाखा बजाना भी है और साथ साथ वीडियो को भी देखना है, ताकि आप अगला दीपावली जो है बेस्ट और बेस्ट तरीका से मना सकें। देख लीजिए, हम दीपावली के दिन आपको मैराथन क्लास दे रहे हैं, तो सोचिए कि आप अभी काबिल नहीं हुए हैं। काबिल कब होइएगा, जब एग्जाम क्रैक करके और वीडियो में कमेंट्स कीजिएगा, चाहे हमसे मिलने आइएगा तब। आइए देखिए, 15 में 8 से गुणा करिएगा तो 120 और फिर 10 से गुणा कीजिएगा तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा हवा का आयतन हो जाएगा। मीटर में दिया हुआ है प्रश्न, तो मीटर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त, इस क्षेत्रमिति का हमने आपको लगभग 40-50 प्रश्न कराया है, 50 प्रश्न से ज्यादा ही होंगे। और इस 50 प्रश्न को अगर आप कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में, अगर इंडिया का किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो उसमें अगर क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो समझ लीजिए कि इसी में से कोई पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी दिवाली। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा।